अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्वरूप, जिसमें हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था भारवी, माघ आदि के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य। अभी तक ये संस्कृत साहित्य था और ये जो है नाटक थे या महाकाव्य थे। अब हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य। तो आज हम आइए पढ़ते हैं गद्य साहित्य। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास तो आज का हमारा जो टॉपिक है गद्य साहित्य, यानी जो भी साहित्यिक टेक्स्ट के रूप में लिखा गया, प्रोज के रूप में लिखा गया, गद्य के रूप में लिखा गया। गद्य साहित्य। तो ये गद्य साहित्य जो है किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो गद्य साहित्य में सबसे पहले आते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक है। तो बाणभट्ट जो है ये हर्षकाल के हैं और इनकी जो रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। बाणभट्ट का जो काल है वो हर्ष काल, हर्षवर्धन का काल है, ठीक है। और इनकी रचना है कादम्बरी, ठीक है, और हर्षचरित, ये दो रचनाएं हैं बाणभट्ट की। तो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, हमेशा पूछा जाता है। अगली जो गद्य रचना है वो है दंडी की, यानी अगले जो गद्यकार हैं दंडी, ठीक। दंडी का जो काल है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन, पल्लव नरसिंह वर्मन, ठीक है। ये पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन। 690 से 770 ईस्वी, 715 ईस्वी, 670 से 715 ईस्वी, यानी कुल मिलाकर के 45 ईयर्स का शासन, 45 साल, है ना। तो इनकी इस शासन काल के का वर्णन है इसमें दंडी की रचनाओं में। मैंने पहले ही बताया कि ये जो कविया लेखक होते थे, दरबारी होते थे, अपने आश्रयदाता राजाओं की यश कीर्ति के बारे में लिखते थे, हाइपरबोलिक लिखते थे, बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक तथ्य हो जाते हैं हमारे आपके अध्ययन के लिए। तो दंडी की जो रचना है काव्यदर्श, ये रचना है, ठीक है। 10 कुमार चरित, ये पूछा गया है परीक्षा में, 10 कुमार चरित, ठीक है। दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। और
फिर इसके बाद अरंती सुंदरी कथा, अरंती सुंदरी कथा, सुंदरी कथा। इस तरह से इन गद्य साहित्य की रचनाओं के द्वारा ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं कि पल्लव नरसिंह वर्मन के शासनकाल की ये रचनाएं हैं, तो उस समय की ऐतिहासिक जानकारी हमें इन ग्रंथों के द्वारा होती है। तो अब आते हैं, ये हो गए गद्य साहित्य। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य जिससे इतिहास की जानकारी होती है। इनमें तो प्रसंगवश उपरोक्त जो ग्रंथ रहे, इनमें प्रसंगवश तत्कालीन जानकारी हो जाती है। प्रसंग के अनुसार उस राजा का वर्णन आया, सोच समझ के नहीं लिखा गया कि जी ये इतिहास का कारण बने, लेकिन प्रसंगवश जो राजा की यश कीर्ति बड़प्पन आदि से जुड़ी कथाएं लिखी गई, उनमें जो है उस समय के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक साहित्य जो इतिहास के स्रोत का कार्य करते हैं। तो ऐतिहासिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं पद्मगुप्त परिमल। सबसे पहले पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल, तो ये पद्मगुप्त परिमल जो है परमार शासक मुंज के समय के हैं। परमार शासक मुंज के समय के हैं, ठीक है। और मुंज का जो शासन काल है 992 से 998, 992 से 998। ये एमपी के राजा थे, शायद मालवा नरेश थे। तो वैसे तो क्या था कि मुंज के जो पिता थे वो पहले एक्सपायर हो गए थे, शासक थे। इनका पालन पोषण इनके चाचा के द्वारा किया गया, लेकिन चाचा भी जो था, मुंज का चाचा, वो राज्य सत्ता के लोभ के कारण उसने सोचा कि जब मुंज बड़ा हो जाएगा तो मेरे हाथ से सत्ता छीन जाएगी, मेरा शासनकाल समाप्त हो जाएगा, मेरी गद्दी छीन ली जाएगी। तो उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि जा कर के जंगल में मुंज का सिर काट दो और इसके सिर को एक थाल में सजा करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो नौकर मुंज को लेकर के जंगल में गया, और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या की जाने वाली है तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि फिर एक पीपल के पत्ते पर या बरगद के शायद पत्ते पर अपनी उंगली से तलवार से जो है चीरा लगा करके उंगली से रक्त निकाला और उस पत्ते पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक में, उस श्लोक का अर्थ ये है तो कि समुद्र में सेतु बनाने वाले राजा रामचंद्र जी भी इस धरती पर नहीं रहे और बड़े बड़े राजा इस धरती पर नहीं रहे, यानी ये धरती किसी के भी साथ नहीं गई। जिन्होंने शासन किया उन शासनकर्ताओं के साथ ये धरती नहीं गई, सारे के सारे राजा मर कर चले गए। मुझे लगता है ये धरती आपके साथ जाएगी, अन्यथा राज्य के लिए आप ऐसा नीच कर्म नहीं करते। तो ये जो है, अब राजा के आदेश के अनुसार जो नौकर गया था उसको दया आ गई, तो उसने क्या किया कि मुंज को छिपा दिया, और मुंज को छिपाने के पश्चात एक जंगली जानवर का सिर काट करके थाल में रख करके उसको कपड़े से ढक करके राजा के सामने आया। तो जब थाल देखा राजा ने, यानी मुंज के चाचा ने, तो उसको थाल का कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब भतीजा था
कुछ तो लगाव रहा ही होगा मानवीय दृष्टिकोण से। इसलिए उसने नौकर से पूछा कि क्या मरते समय मुंज ने कुछ कहा? तो मुंज के द्वारा दिया गया वो पत्ते पर लिखा गया पत्र नौकर ने राजा को जब दिया, राजा ने पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि काश मेरा मुंज जीवित होता। तो नौकर ने कहा कि राजन अगर आदेश करें तो मुंज को मैं आपके सामने उपस्थित कर सकता हूँ। इस तरह से राजा ने जब कहा कि मेरे मुंज को मेरे सामने उपस्थित करो, तो मुंज को नौकर ने चूँकि छिपाई रखा था तो उसे राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा खुश हुआ और राजा ने उसी समय जो है सिंहासन अपने भतीजे मुंज को दे दिया। तो ये घटना है, यानी परमार शासक मुंज, 6 साल का शासनकाल रहा मुंज का। तो मुंज के समय के हैं पद्मगुप्त परिमल और इनकी जो रचना है वो है नव सहसांक चरित रचना है इनकी। नव, यहाँ देख लेते हैं, ये रचना है नव सहसांक चरित, ये रचना है पद्मगुप्त परिमल की। ठीक, नव सहसांक चरित। और अगले जो लेखक के रूप में आते हैं वो है बिल्हड़। बिल्हड़, ठीक है। तो बिल्हड़ जो है ये कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठम के समय के हैं। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठम, विक्रमादित्य षष्ठम, और इनका शासनकाल जो है वो है 1076 से 1127 ईस्वी। 1076 से 1127 ईस्वी। ठीक, ये है इनका शासन का, विक्रमादित्य का। ये कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा हैं। तो इनकी जो रचना है बिल्हड़ की वो है विक्रमांक देव चरित। रचना है विक्रमांक देव चरित, ये रचना है बिल्हड़ की। ठीक, अगले जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़। कल्हड़ की प्रसिद्ध रचना है राज तरंगिनी। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगिनी रचना है। राज तरंगिनी बड़ी फेमस रचना है, संस्कृत भाषा में है। राज तरंगिनी ये संस्कृत भाषा में है और गद्य में लिखी गई है, संस्कृत में है। तो इसमें क्या है, कश्मीर के राजा जय सिंह, ठीक, कश्मीर नरेश जय सिंह, जिनका शासनकाल 1127 से 1159 ईस्वी का है। 1127 से ईस्वी से
1959 ईस्वी तक का। इसमें इन्होंने जो है राज तरंगिनी के 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं सदी तक का वर्णन किया है। ठीक, राज तरंगिनी के 8 तरंगों में यानी 8 भागों में कश्मीर के 12वीं सदी तक के इतिहास का वर्णन किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से राज तरंगिनी जो है इतिहास को जानने का स्रोत है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे। ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत हम आते हैं आगे। एक चीज और बता दूं कि कल्हड़ की जो राज तरंगिनी है, पहली बार इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि क्रमबद्ध इतिहास को प्रस्तुत किया गया है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास कल्हड़ की राज तरंगिनी में किया गया है। याद रखिएगा कि ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास कल्हड़ की राज तरंगिनी में किया गया है। नोट कर लीजिए इसे। अब आगे आते हैं हम कल्हड़ की राज तरंगिनी के बाद ऐतिहासिक साहित्य में ही हेमचंद्र तो हेमचंद्र की जो रचना है कुमारपाल चरित, ये हेमचंद्र जो है 12वीं सदी के हैं। 12वीं सदी यानी 12वीं शताब्दी यानी 1200 ईस्वी, 12वीं सदी। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो रचना है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित, इसे जो है द्वयाश्रम महाकाव्य कहते हैं। द्वयाश्रम महाकाव्य। ठीक, तो ये हेमचंद्र की रचना हो गई। इसके बाद आते हैं नयचंद सूरी। ठीक, इनकी रचना है हम्मीर काव्य, बड़े इंपॉर्टेंट है। हम्मीर काव्य राजपूत काल की रचनाएं हैं। तत्पश्चात आते हैं जगनक के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और इनकी रचना है पृथ्वीराज जगनिक के नाम से भी जाने जाते हैं ये। जगनिक, पृथ्वीराज विजय
पृथ्वीराज विजय। और इसके बाद आते हैं संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी की रचना है रामपाल चरित। रामपाल चरित। और अगले रचनाकार हैं वाक्पतिराज। वाक्पति राज। वाक्पति राज की रचना है गौड़वाहो। गौड़वाहो। इसके बाद आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य यानी कहानियों के रूप में जो साहित्य है, कथा साहित्य। ठीक, ऐतिहासिक साहित्य के बाद कथा साहित्य। तो इस कथा साहित्य के अंतर्गत है गुणाढ़। गुणाढ़ की जो प्रसिद्ध रचना है वो है वृहत कथा। वृहत कथा। वृहत कथा। ये वृहत कथा है इनकी रचना। और ये पैसाची भाषा, इसमें सातवाहन नरेश हाल, ये जो है सातवाहन नरेश, सातवाहन नरेश यानी सातवाहन वंश के राजा हाल के दरबारी के दरबारी कवि थे। और इसमें जो है इन्होंने बृहत कथा में इनका वर्णन किया है। ये रचना जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि पैशाचिक भाषा में है। अगले रचनाकार जो हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र, इनकी प्रसिद्ध रचना है वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी। और फिर है सोमदेव। सोमदेव की प्रसिद्ध रचना है कथा सरित सागर। सोमदेव। कथा सरित सागर। सरित सागर। कथा सरित सागर। इसके बाद विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र।
और इसके बाद आते हैं नारायण भट्ट। नारायण भट्ट। नारायण भट्ट की जो रचना है वो है हितोपदेश। हितोपदेश, ठीक। और इसके बाद आते हैं, ये संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ है हितोपदेश, यानी संस्कृत पढ़ाने का के लिए जो है, यानी संस्कृत की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है पहला ग्रंथ है हितोपदेश। सवाल बन सकता है कि संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ है, तो वो है नारायण भट्ट का हितोपदेश। और अंत में जो अंतिम रचनाकार हैं अमर सिंह। अमर सिंह, और अमर सिंह की रचना है अमर शब्दकोश। ये संस्कृत की डिक्शनरी है, अमर शब्दकोश। ये संस्कृत की डिक्शनरी है, समझ में आया। तो इस तरह से ये जो है हुआ हमारा कथा साहित्य। तो अभी हम ऐतिहासिक स्रोतों में ही चल रहे हैं, मतलब साहित्यिक स्रोतों में ही चल रहे हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो विदेशी लेखक हैं उनकी रचनाएं किस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास को जानने में सहायक हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आपके समक्ष अगर ये कोई प्रश्न उठता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। मैं नए छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।